Yes, a very good morning to all of you. Today we are going to start next chapter, that is chapter number 7 of class 12th, and the name of the chapter is alternating current. Okay, in this chapter we are going to study about the AC which we are always talking about at our homes. Okay, when we are talking about AC, we are saying that the current which is coming to our homes, that is an alternating current. Okay, and the current which we have studied till now is the direct current. Direct current means हम अभी तक क्या मानकर चल रहे थे कि जो करंट है इसकी वैल्यू हमेशा हम कांस्टेंट मानकर चल रहे थे. ठीक है, कि एक आपको पर्टिकुलर वोल्टेज की बैटरी दे दी गई और उस बैटरी से आपने करंट सप्लाई किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बैटरी कांस्टेंट करंट सप्लाई कर रही होगी और उसी कांस्टेंट करंट को लेकर आप अभी तक आपने जितने चैप्टर्स पढ़े उन सब में आपने उस कांस्टेंट करंट के थ्रू सॉल्यूशन किए हैं. ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट फेराडेज के जो लॉज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़े हैं, ठीक है, उनमें क्या कहा कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. ठीक है, और वहाँ पर जो भी करंट डेवलप हो रहा है वो एक तरह से ऐसा होता है कि जो अपनी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज करता है. ठीक है, कंटिन्यूसली चेंज करता है. तो यहाँ पर आज हमें बात करनी है एसी थ्रू प्योर रेसिस्टर. AC थ्रू प्योर रेसिस्टर. एक प्योर रेसिस्टर के अक्रॉस अगर हम AC प्रोवाइड करते हैं, AC यानी इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी होता है और ऑल्टरनेटिंग करंट भी होता है. ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज दोनों को हम जब बोलते हैं तो सीधे सीधे AC ही बोल देते हैं, AC करंट, AC वोल्टेज. और उसको AC करंट और AC वोल्टेज को हम एब्रीवेट भी कैसे करते हैं, एब्रीवेट यानी शॉर्ट में जो बोलते हैं वो AC ही बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक प्योर रेसिस्टर यानी केवल रेसिस्टर है और उस रेसिस्टर के अक्रॉस जब हम AC करंट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है. ठीक है, थोड़ा सिंपल है, फिर हम इसके आगे कैपेसिटर पर और इंडक्टर पर चलेंगे. ठीक, AC थ्रू अ प्योर रेसिस्टर. मान लीजिए एक रेसिस्टर है, रेसिस्टर यानी रेसिस्टेंस है. ठीक, इसके अक्रॉस आपने एक AC सोर्स लगाया. AC सोर्स का सिंबल क्या होता है, AC यानी कि ऐसा सोर्स जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो विद टाइम. ठीक है, AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, और ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है कि जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली या जिसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो विद टाइम. ठीक, उसको हम कहेंगे AC. ठीक, तो अब AC, एक AC सोर्स आपने लगा दिया और किसके अक्रॉस, एक रेसिस्टर के अक्रॉस. ठीक है, तो अब इस रेसिस्टर के अक्रॉस कितना करंट होगा, कितनी वोल्टेज होगी, या वोल्टेज तो हम मानेंगे कितनी होगी और पीक वैल्यू हम निकालेंगे इनकी. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसी में आगे हम कैलकुलेट करेंगे कि रेसिस्टर के अक्रॉस जो पावर डिसिपेट होगी वो पावर कितनी होगी. ठीक है, तो मान लीजिए एक रेसिस्टर है R. इस R रेसिस्टर के अक्रॉस आपने एक AC सोर्स अप्लाई कर दिया जिसकी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, क्या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है Vm sin ओमेगा t. ठीक है, यानी कि जो हम AC सोर्स ले रहे हैं उसको हम वोल्टेज कितनी दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम t पर, किसी टाइम t पर वोल्टेज कितनी है, Vm sin ओमेगा t. यानी ये जो वोल्टेज है ये खुद टाइम के साथ वेरिएबल है और टाइम के साथ भी किस फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरिएबल है, तो ये है साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t. ये हो गई वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू. इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी किसी टाइम t पर जो वैल्यू आएगी V की वो उस पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू होगी. ठीक, फिर आप अगले किसी मोमेंट की देखेंगे तो वो t की वैल्यू आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे और वो वैल्यू आपको मिल जाएगी. ठीक, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितनी है, Vm sin ओमेगा t. ठीक, अब यहाँ पर Vm क्या है, तो इसको हम कहते हैं पीक वोल्टेज. क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं पीक वोल्टेज. ठीक, या इसी को आप कह सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज. ठीक है, ये पीक वैल्यू है.
वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो Vm के बराबर हो सकती है। ठीक, साइन ओमेगा टी, इसमें ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या हम कह रहे हैं कि साइन AC जो होता है वो टाइम के साथ चेंज करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। करंट अपनी डायरेक्शन कभी पॉजिटिव करता है, कभी नेगेटिव करता है, फिर पॉजिटिव करता है, फिर नेगेटिव करता है, यानी कि वो कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक, कंटिन्यूसली जब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है चेंज करने की। ठीक, और उसी फ्रीक्वेंसी को जब आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिलती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो यहाँ पर ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स। जो AC सोर्स है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक, T है टाइम। ठीक, यानी कि T टाइम पर आपको कितनी वोल्टेज मिलेगी तो वो आप यहाँ रख देंगे, T की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, Vm की वैल्यू आपको गिवन होगी तो V की वैल्यू आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट पर मिल जाएगी। ठीक, तो मान लीजिए किसी इंस्टेंटेनियस मोमेंट पर, किसी इंस्टेंट पर V वोल्टेज उस पर्टिकुलर रेसिस्टर के अक्रॉस आपने अप्लाई किया है। ठीक है, और ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूं कि करंट कितना आएगा तो मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वापस रिपीट कर रहे हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर, ये होता है। ठीक, तो यहाँ से V अगर मैं रख दूँ या I की वैल्यू मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगी, V बाय आर इज इक्वल टू I, ये लिखेंगे V बाय आर इज इक्वल टू I। तो यहाँ से अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकालूँ, क्या, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकालूं तो वो I किसके बराबर आ जाएगा, V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो V की वैल्यू आपको गिवन है Vm साइन ओमेगा t। ठीक, और अपॉन में आप करें R। ठीक, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है एक सोर्स की, और R भी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो करंट क्या मिल जाएगा आपको, I इज इक्वल टू Vm बाई आर को आप लिख देंगे Im। ठीक, Vm बाई आर को आप क्या लिख देंगे, Im इंटू साइन ओमेगा t। ठीक है, तो यहाँ पर ये Im क्या हो गई, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये क्या कहलाएगी, करंट की पीक वैल्यू। यहाँ Vm क्या थी, वोल्टेज की पीक वैल्यू। क्लियर, तो I यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी AC सोर्स का वोल्टेज ऐसे टाइम के साथ वेरी होता है, साइनोसॉइडली वेरी होता है, साइन फंक्शन के फॉर्म में वेरी होता है, तो उसका जो करंट है वो भी साइन के टर्म्स में वेरी होगा। ठीक, और साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी फंक्शन है, यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी फंक्शन है, केवल Im और Vm का डिफरेंस है। ठीक है, तो Im और Vm का ही डिफरेंस हमें मिलेगा, यानी मैक्सिमम पीक वैल्यू का ही हमें डिफरेंस मिलेगा। बाकी फंक्शन हमारा किसके अकॉर्डिंग चलेगा, अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो यानी कि किसी रेसिस्टर के अक्रॉस जब आप करंट सप्लाई करते हैं या AC सोर्स लगा देते हैं तो इसके अक्रॉस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो करंट सप्लाई होगा वो कितना होगा, Im साइन ओमेगा t। ठीक, यहाँ पर ओमेगा क्या है, ये भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है करंट की। t, जिस टाइम t पर आप करंट की वैल्यू देख रहे हैं वो टाइम t। ठीक है, और हमें पता है कि साइन फंक्शन कैसा होता है, कुछ ऐसा। ठीक है, इस साइन फंक्शन को मैं यहाँ बना रही हूँ, तो साइन फंक्शन हमारा कैसा होता है, कुछ इस तरह से। तो इस साइन ओमेगा टी को मैं यहाँ पे टाइम के साथ प्लॉट कर रही हूँ। ठीक है, इसको अगर हम टाइम के साथ प्लॉट करें, या यूँ कहिए कि एंगल जो है साइन के साथ एंगल कितना है, ओमेगा इंटू टी। ठीक, इस ओमेगा टी एंगल के साथ अगर हम प्लॉट करें तो ये हो गया, इधर आप प्लॉट कर दें अपना वोल्टेज और करंट। यहाँ हम क्या प्लॉट कर दें, वोल्टेज V और यहाँ हम ओमेगा टी के साथ इसको प्लॉट करते हैं। तो हमें पता है V इज इक्वल टू V मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी। इसका फंक्शन आपके पास कैसा बनेगा, कुछ साइन फंक्शन के जैसा। ठीक
ठीक है। यहाँ पर हम एंगल के फॉर्म में प्लॉट कर रहे हैं, तो ओमेगा टी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपको किसके टर्म्स में मिलेगी, एंगल के टर्म्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एंगल पाई बाय 2, ये पाई, यहाँ पर आपको मिलेगा 3 पाई बाय 2 और ये होता है आपका 2 पाई। 2 पाई यानी एक कंप्लीट साइकिल आपकी एसी की पूरी हुई, ठीक है। अब ये जो एसी है, यहाँ से ये जो वैल्यू आपको मिली है ना, कौन सी वैल्यू, ये जो पीक वैल्यू, पीक वैल्यू का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो वोल्टेज की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ी, 0 से पाई बाय 2 तक धीरे धीरे बढ़ी और मैक्सिमम होकर कहाँ तक पहुँची, पीक वैल्यू तक Vm, ठीक है। पीक वैल्यू तक पहुँच गई और मिनिमम भी ये 0 पर आती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कहाँ जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर माइनस Vm तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, माइनस Vm तक, यानी Vm की मैक्सिमम वैल्यू तो होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब करंट को अगर यहाँ पर प्लॉट करें तो करंट को कैसे प्लॉट करेंगे हम, Im की वैल्यू, Im साइन ओमेगा टी, ठीक। अब यहीं पर अगर मैं I के साथ इसको प्लॉट करूँ, ठीक है, इसी ग्राफ में मैं अगर I के साथ प्लॉट करूँ तो हमारी I का फंक्शन भी कैसा है, साइन ओमेगा टी, केवल पीक वैल्यू कितनी है, Im, ठीक। तो अब यहाँ से देखो Im हमने किसको माना है, Im हमने माना है Im इज इक्वल टू Vm बाई आर, ठीक। क्या माना है, Vm बाय आर, ये माना है हमने। इसलिए यहाँ पर Im जो होगा ये हमेशा ही लेस होगा Vm से, ठीक। एक रीज़न और कि आपने ओम्स लॉ पढ़ा है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये पढ़ा है, ठीक। और आपने ये भी कहा है कि जब हम इस कांस्टेंट साइन या प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो हम यूँ कह देते हैं कि V इज इक्वल टू R इंटू I, ये कहते हैं, ठीक। तो इसका मतलब V जो है वो खुद प्रोपोर्शनल है I के, और R तो क्या हो गई, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक। R कांस्टेंट वैल्यू हो गई तो इसका मतलब V बाई I हमेशा फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, V बाई I हमेशा ही क्या रहेगा, फिक्स, कांस्टेंट रहेगा ना। भाई यहाँ से देखूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि V बाई I इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ठीक। इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो I जो होगा ये रेशो इस तरह से होती है कि I हमेशा ही क्या आएगा आपके पास, लेस आएगा, किससे, वोल्टेज से। तो यहाँ पर जब हम Im बनाएंगे तो ये Im कैसे बनाएंगे हम, ऐसे, पीक वैल्यू तो वहीं पर आ रही है जहाँ पाई बाय 2 पर, ठीक। और फिर नेगेटिव वैल्यू भी कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जो वैल्यू आपको मिल रही है ये वाली, ठीक है, ये वैल्यू आप अगर देखें तो ये किसकी वैल्यू होगी, Im की। यानी यहाँ पर जो डॉटेड ग्राफ हमने बनाया है दिस इज ग्राफ ऑफ करंट I, और ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये किसका है, दिस इज द ग्राफ ऑफ वोल्टेज। अब एक बात यहाँ देखने लायक है, क्या है कि वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट इन दोनों को अगर हम देखें तो इनकी वैल्यू 0 भी साथ साथ होती है, धीरे धीरे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, मैक्सिमम भी साथ साथ होते हैं, फिर घटते हैं घटते हैं घटते हैं और फिर 0 भी साथ साथ होते हैं। इसका मतलब करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ बढ़े, फिर साथ साथ डिक्रीज हो गए, फिर साथ साथ नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़े, फिर वापस नेगेटिव डायरेक्शन से कम हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट और वोल्टेज है रेसिस्टर में, करंट और वोल्टेज का फेज सेम है इन अ रेसिस्टर। रेसिस्टर में दोनों साथ साथ चलते हैं। वो अलग बात है कि एक अपनी पीक वैल्यू यहीं तक अटेन कर रहा है Im तक और दूसरा Vm तक अटेन कर रहा है, लेकिन ये बढ़ते भी साथ साथ ही हैं और घटते भी साथ साथ ही हैं। दैट मीन्स इन अ रेसिस्टर वोल्टेज इज इन फेज विद द करंट। क्या कह सकते हैं कि इन अ रेसिस्टर, यहाँ लिखती हूँ मैं नीचे, इन अ रेसिस्टर वोल्टेज इज इन फेज विद करंट। करंट और वोल्टेज दोनों क्या हैं,
इन फेज। इन फेज यानी कि दोनों साथ साथ बढ़े, साथ साथ डिक्रीज हुए। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, यहाँ तक एक बार इसको नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं, पावर की बात करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, अब इस साइकिल को अगर हम देखें तो वोल्टेज की वैल्यू देखते हैं ना, वोल्टेज की वैल्यू अगर हम देखें तो एक साथ बढ़ी फिर कम हुई, ठीक है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ी और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज हो गई। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या होगी, क्या पूछ ले, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ये जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हमें मिल रही है ना, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितनी है, Vm sin ओमेगा t। इसको अगर आप एक पूरी साइकिल के लिए क्या कर दें, सम अप कर दें, इंटीग्रेट कर दें, है ना, पूरी साइकिल के लिए अगर आप इस करंट को या वोल्टेज को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ को हम जोड़ के देखें तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपको एवरेज वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट इज 0। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर हम बात करें तो एक साइकिल के लिए उस पर्टिकुलर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, यानी करंट की एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए, ये एवरेज का साइन है, ये जो हम ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स लगा रहे हैं ना, इस तरह से ये जो साइन हमने लगाया है ये हम एवरेज वैल्यू को डिनोट करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू क्या होगी करंट की, एक कंप्लीट साइकिल के लिए करंट की एवरेज वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, लेकिन इसका मतलब पावर भी 0 होनी चाहिए क्या। ठीक है, करंट और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू एक पर्टिकुलर साइकिल के लिए तो आ जाएगी आपकी 0। ठीक है, चाहे आप करंट की बात करें चाहे आप वोल्टेज की बात करें, दोनों की ही एवरेज वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0। क्यों, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही देख लो भाई, जितना पॉजिटिव में एरिया आ रहा है उतना ही नेगेटिव में एरिया आएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो सेम है। और अगर इनको आप जब ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 0 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट, करंट की एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होगी, 0। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक, तो अब करंट की वैल्यू 0 है तो क्या पावर भी 0 होगी, चेक करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक आई होप सभी ने लिख लिया होगा, इससे आगे चलते हैं। ठीक है, ये ग्राफ आप बना लें, इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो आपको कंपैरेटिव स्टडी करा रहा है करंट और वोल्टेज के एम्पलीट्यूड्स की। ठीक है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड होता है एक वेव का। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड ही क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, चलें आगे देखिए, आई होप आप लोगों ने जिन्होंने नहीं लिया है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। ओके, नाउ let us talk about the power across the resistor। इस रेसिस्टर के अक्रॉस एवरेज करंट तो क्या होगा, 0। तो क्या एवरेज पावर भी 0 होगी, देखते हैं। हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R, हमने पढ़ा है। अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं, पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ते आए हैं, पावर थ्रू रेसिस्टर, है ना। रेसिस्टर के अक्रॉस पावर कितनी डिसिपेट होगी, तो वो हो जाएगी आपकी, अगर मैं पावर थ्रू रेसिस्टर, अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूं तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगी, तो आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है P = I² × R। ये होता है, R रेसिस्टर है जिसके अक्रॉस आप AC सोर्स अप्लाई कर रहे हैं और I कितना है, तो करंट यहाँ पर कितना जा रहा है, तो करंट की वैल्यू जा रही है Im sin ω t, इतनी करंट की वैल्यू जा रही थी। और इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो स्क्वायर करेंगे यानी Im² sin² ω t × R। ठीक, या मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ, इस R को इस Im के साथ इंक्लूड कर दूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इंस्टेंटेनियस पावर P = Im
स्क्वायर इंटू आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये तो क्या हुई, ये हुई इंस्टेंटेनियस पावर। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आपसे पूछ ले कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस रेसिस्टर के अक्रॉस कितनी पावर डिसिपेट होगी, तो इतनी पावर डिसिपेट होगी। टाइम पर, टाइम की जगह आप क्या पुट कर देंगे, उस पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू। ठीक, टी की जगह वो टाइम रख देना जिस टाइम पर वो पावर डिसिपेशन पूछ रहा है, बाकी आपकी ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, रेसिस्टेंस आपको दिया रहेगा, उसकी पीक वैल्यू करंट की आपको दी रहेगी, तो आप पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पावर डिसिपेटेड निकाल सकते हैं। ठीक, अब ये पावर डिसिपेटेड जो आपने निकाली, अब इसकी एवरेज वैल्यू अगर पूछ ले, क्या पूछे, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर ओवर वन साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर ओवर वन साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल पर पावर की एवरेज वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो वो एवरेज वैल्यू आपके पास कैसे निकालेंगे, एवरेज वैल्यू हम किसी की भी डिनोट करें तो या तो हम उसको इस तरह के ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, या फिर इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, पी बार। ठीक है, एनसीईआरटी इस तरह से डिनोट करती है, अगर पी के ऊपर बार भी लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ पावर ओवर वन कंप्लीट साइकिल, एक पूरी साइकिल के लिए एवरेज पावर कितनी होगी, तो ये हमें पावर की एवरेज वैल्यू निकालनी है, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। और आई कितना है, अभी अभी हम रख कर आए कि आई की वैल्यू आपके पास है, आई की वैल्यू कितनी है, आई इज आई एम स्क्वायर, आई की वैल्यू है आपकी आई एम साइन ओमेगा टी, ये है ना, इस आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आई स्क्वायर। ठीक, तो आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर है, उस आर को हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक, यानी हमें अब इस पार्ट की एवरेज वैल्यू निकालनी है। ये आई एम एक्चुअल में क्या डिनोट कर रहा है, केवल मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू को डिनोट कर रहा है। ठीक है, सो एवरेज पावर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां से चलें आगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस एनीवन? ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू निकाले तो आई एम क्या है, मैक्सिमम, और पीक वैल्यू यानी ये कांस्टेंट होगी, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इस एवरेज वैल्यू की भी उसकी एवरेज निकालोगे तो भी कांस्टेंट ही आएगी। ठीक है, या यूँ कहिए कि एवरेज जब आप निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका कांस्टेंट, आई एम स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, और आर भी क्या है, रेसिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो मैं यूँ कह सकती हूँ कि आई एम स्क्वायर इंटू आर तो कांस्टेंट है, इसलिए इसकी एवरेज वैल्यू भी यही आएगी। इसलिए हमें किसका एवरेज लेना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज लेना है। तो अब यहाँ से एवरेज पावर विल बी इक्वल टू, निकाल देते हैं, ये तो ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल के लिए। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की आपको जब एवरेज वैल्यू निकालनी है तो इसको पहले फॉर्मूले से चेंज करेंगे। किससे चेंज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, उन फॉर्मूले से हम इसे चेंज करेंगे। यस प्राची, कैन यू सी द बोर्ड? इज द वॉइस क्लियर? ओके, सो यहाँ से पावर जब हम निकालेंगे तो पहले हम इस साइन स्क्वायर, यानी अब इसको पावर निकालने की बजाय पहले हम क्या निकाल लें, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यानी अब हम निकाल रहे हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये यहाँ तक तो आप लिख लेना, इसकी वैल्यू डायरेक्टली आपको लास्ट में बताऊंगी, तो आप वो डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो आई कैसे, वो हम अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एवरेज क्या होता है, तो अगर आपको एवरेज का मतलब ध्यान है तो आप क्या करते हैं, जैसे आपको 4-5 चीज़ें दे दी, ठीक है,
या यूँ कहिए कि आपके पास रुपीज़ हैं, 5 का नोट है, 10 का नोट है, ऐसे बहुत सारे नोट्स हैं और आपसे पूछे कि एवरेज में आपके पास कितने नोट्स हैं, एवरेज में कौन से नोट ज़्यादा हैं, या यूँ कहिए कि आप 5 किलोमीटर चले किसी एक V1 वेलोसिटी से, अगले 5 किलोमीटर चले V2 वेलोसिटी से, अगले 5 किलोमीटर चले V3 वेलोसिटी से। तो एवरेज जब आप निकालते थे तो क्या करते थे, सारी वेलोसिटीज़ को या सारे डिस्टेंसेस को आप ऐड करते थे और अपॉन में टोटल टाइम लिखते थे। यहाँ पर भी वही करना है, यहाँ पर भी मुझे सबका ऊपर भी टोटल करना है और नीचे टाइम्स का टोटल करना है, टोटल टाइम। ठीक है, तो वही निकालते हैं। उससे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। हमें पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो तो cos 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर आपको ध्यान है तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर वाली वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल दें, 1 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा cos 2 ओमेगा टी माइनस 1। ठीक है, cos 2 ओमेगा टी माइनस 1। एक मिनट, इसमें शायद फॉर्मूले में मैंने गड़बड़ कर दी है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। ठीक है, अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो इसको इधर लाओगे तो ये आ जाएगा cos 2 ओमेगा टी माइनस, फॉर्मूला रॉन्ग है, देखिए cos 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1। ठीक है, ये होता है। तो cos 2 ओमेगा टी या साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आप फॉर्मूला बनाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस, एक मिनट, cos 2 ओमेगा टी माइनस 1 और आगे आ जाएगा आपके पास 1/2। ठीक है, 1 माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा टी माइनस 1। एक मिनट बच्चों, ये वाला फॉर्मूला छोड़ दो आप, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ cos 2 ओमेगा टी माइनस 1। यहाँ से इसको सॉल्व करके निकाल देते हैं, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू cos 2 ओमेगा टी माइनस 1। और इस 1 को इधर लाओगे तो फॉर्मूला क्या था आपका, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1 इज इक्वल टू cos 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो आप तो फिलहाल ये वाली बात ध्यान रखें कि यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ cos 2 ओमेगा टी माइनस 1। ठीक, अब इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो इस पार्ट की भी एवरेज वैल्यू लेंगे हम और इस पार्ट की भी एवरेज वैल्यू लेंगे। ठीक है, कैसे, अगर मुझे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू लेनी है एवरेज में तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ cos 2 ओमेगा टी माइनस 1। ये जो पूरी क्वांटिटी है, इस पूरी क्वांटिटी की मुझे पहले एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक, इस पूरी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही एवरेज वैल्यू हम ले लेते हैं। तो यहाँ से इस हाफ को तो हम कांस्टेंट है फिर बाहर निकाल दें। ठीक, बाहर निकाल देते तो एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये कितना आएगा 1/2 और अंदर आपके पास वैल्यू आएगी cos 2 ओमेगा टी है। ठीक है, cos 2 ओमेगा टी का एवरेज ले, cos 2 ओमेगा टी का एवरेज माइनस एवरेज ऑफ 1। ठीक, 1 का एवरेज तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है भाई, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक, तो ये तो आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, लेकिन अलग तो नहीं लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 1 माइनस, फिर उल्टा लिख दिया क्या,
यस बच्चों, यही लिखा था कि अभी हमने नीचे या कुछ अलग लिखा था? यस प्राची, किंजल, बोलो भाई। यही लिखा था, नीचे कुछ अलग लिखा था? किंजल, हाँ तो उसी से तो आया था अपने पास ये फॉर्मूला, अभी मैंने चेंज तो किया था इसको। अच्छा चलो ठीक है, एक बार वापस से सुन लो। चलिए, आप किंजल बोलो बेटा, क्या फॉर्मूला है? सही, यानी पहले मैंने सही लिखा था, बाद में सब कंफ्यूजन ने गड़बड़ किया। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू जो आएगी ना एवरेज, ये सीधे सीधे हाफ आएगी। कितनी आएगी? 1/2। कितनी मिलेगी आपको? im स्क्वायर r, और एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज 1/2। ठीक है, एक बार मैं इस फॉर्मूले को छोड़ रही हूँ, वो आया कैसे वो भी सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको ड्रॉप कर दीजिए एक बार। ठीक है, तो यहाँ से पावर कितनी मिलेगी आपको? पावर p, एवरेज पावर p इज इक्वल टू im स्क्वायर बाय 2 इंटू r। ये होगी आपकी एवरेज पावर डिसिपेटेड। ठीक है, यानी एवरेज पावर एक कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी होती है? im स्क्वायर बाय 2 इंटू r ये होती है। लेकिन अभी तक हम जहाँ पर हमने डीसी पढ़ा वहाँ पर हर जगह हम पावर का फॉर्मूला यूज़ करते आए हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यही यूज़ करते आए हैं। अब इस चीज़ को उस फॉर्मूले के सिमिलर बनाने के लिए हमने इस क्वांटिटी को किसके इक्वल लिखा? इस क्वांटिटी को हम IRMS के इक्वल लिखते हैं। ठीक है, इस क्वांटिटी के जगह पर हम क्या रखते हैं? एक ऐसी क्वांटिटी रखते हैं जिसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, यानी एक्चुअल पावर तो आपके पास कितनी आती है? im स्क्वायर बाय r, सॉरी im स्क्वायर बाय 2 इंटू r, इतनी पावर डिसिपेट होती है एक कंप्लीट साइकिल में। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले को उस फॉर्मूले के सिमिलर दिखाने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर इसको पूरे को क्या बना दिया? im स्क्वायर बाय 2 को हमने क्या किसके इक्वल लिखा? IRMS का स्क्वायर। ठीक है, आई मैक्सिमम पीक वैल्यू का स्क्वायर बाय 2, इस क्वांटिटी को किसके इक्वल लिखा? IRMS का स्क्वायर। तो IRMS का स्क्वायर ये है, तो IRMS अकेला कितना हो जाएगा? इस साइड रूट ले लें, क्या कर दें? IRMS स्क्वायर की जगह आपको IRMS की वैल्यू चाहिए, ठीक है, या रूट मीन स्क्वायर करंट चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करें? दोनों साइड स्क्वायर रूट करें। दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू IM बाय रूट 2। कितनी मिलेगी? IRMS इज इक्वल टू I पीक वैल्यू IM बाय रूट 2। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, यानी अभी तक जहाँ पर भी हम करंट की बात करते आए, वहाँ पर अगर AC का जो करंट इक्विवेलेंट है उसके, तो वो क्या है? AC का RMS वैल्यू उसके इक्विवेलेंट है। RMS वैल्यू यानी रूट, R मीन्स रूट, M यानी मीन और S यानी स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, इसको भी इलेबोरेट करेंगे, बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इसी करंट के या मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय रूट 2 आपको क्या दे देता है? RMS वैल्यू। यानी जो काम अभी तक आप बैटरी से करते आ रहे थे, कांस्टेंट करंट लेकर चल रहे थे, तो एक्चुअल वैल्यू जैसे घरों में आती है ना 220 वोल्ट, वो 220 वोल्ट आपको क्या बताता है? वोल्टेज की RMS वैल्यू बताता है वो आपको। ठीक है, वो आपको कभी पीक वैल्यू नहीं बताता है, वो आपको कौन सी वैल्यू बताता है?
RMS, यानी वहाँ पर 220 वोल्ट जो बोल रहा है इसका मतलब वो कौन सी वैल्यू है, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है, तो वहाँ पर भी पीक वैल्यू कुछ और होगी। पीक वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 311 वोल्ट आएगी। ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि जो करंट हम अभी तक पढ़ते आए वो डीसी करंट था, उसमें कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी। तो उसी जैसे फॉर्मूले बनाने के लिए हम जिस करंट का यूज़ एसी में करेंगे वो करंट कौन सा है, आरएमएस करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो इसके बाद पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आया कैसे। ठीक है, ये कैसे आया, यहाँ से ये 1/2 वैल्यू कैसे आई। ठीक है, फटाफट बता दें। चलिए, कितना टाइम बाकी है, यहाँ बता दें आपको। देखिए, हमें क्या चाहिए, एवरेज वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए। तो इसकी एवरेज वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमें चाहिए। ठीक, इस 1 को यहाँ से उठाया इधर ले आए तो cos 2 ओमेगा टी माइनस 1। ठीक है, क्या आया, cos 2 ओमेगा टी माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आपके पास आया -2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर। और जब आपको केवल साइन स्क्वायर ओमेगा टी करना है तो -2 को उठा के इधर ले जाओ नीचे, तो ये -1/2 आ जाएगा, और इस माइनस साइन को अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी इंटू 1/2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर हुई ये बात? यहाँ तक बात क्लियर हुई बच्चों? टाइम अप होने वाला है, रिकॉर्डिंग आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। अगर टाइम अभी अप हो जाता है तो रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज दूंगी, आज तो नहीं आएगी, 1-2 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से हाफ ऑफ 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, अब यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज यानी हाफ ऑफ 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी का एवरेज, इसका एवरेज, यही मतलब हुआ। ठीक, इसका एवरेज है, इसका मतलब ये हाफ तो क्या है, कांस्टेंट, बाहर निकाल लो 1/2। अब आपको चाहिए एवरेज 1 का, ठीक, और माइनस में आपको एवरेज चाहिए cos 2 ओमेगा टी का। अलग अलग एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 का एवरेज तो एज इट इज आ जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे एवरेज किसका, एवरेज ऑफ cos 2 ओमेगा टी। ठीक है, इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। क्या करेंगे, इस cos 2 ओमेगा टी के फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे पूरे टाइम के लिए, एक साइकिल के टाइम पीरियड के लिए। तो एक साइकिल का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t तक है। ठीक, और हमें इंटीग्रेट करना है cos 2 ओमेगा टी को। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dt ही आप करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। और क्योंकि मुझे ये एवरेज चाहिए तो ये तो हुआ cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, यानी cos 2 ओमेगा टी की जो जो वैल्यूज आएंगी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, उनको आपने ऐड अप कर दिया। ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये कुछ ऐसा होता है, आपकी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई फंक्शन है y, इस y का आपको अगर एवरेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस y के फंक्शन को dt के रेस्पेक्ट में ऊपर इंटीग्रेट करेंगे और नीचे इंटीग्रेशन करते हैं dt का, कि टोटल टाइम कितना है, तो उसका इंटीग्रेशन, तो टोटल टाइम का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, जितना टाइम आपने लिया। अब यहाँ पर आप 1 साइकिल ले रहे हैं तो 1 साइकिल का टाइम पीरियड कितना है, t। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dt की जगह तो मैंने लिख दिया t, और न्यूमरेटर में उस फंक्शन को आप t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। समझ में आ रही है बात?
ठीक, यानी अब मुझे cos 2 ओमेगा टी की एवरेज लेनी है, तो cos 2 ओमेगा टी को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में एक कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल 0 से t तक चलती है, तो 0 से t टाइम तक के लिए मैं उसको क्या करूं, इंटीग्रेट करूं, और डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt यानी टोटल टाइम, तो एक साइकिल का टाइम कितना है, उसका टाइम पीरियड। क्लियर हुई बात? चलें आगे। तो यहां से अब आप क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, ये फॉर्मूला एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, एवरेज पावर इज इक्वल टू im² इंटू आर, और ये था यहाँ पर हम एवरेज निकाल रहे थे sin² ओमेगा टी का, इसमें हमें पुट करनी है वो वैल्यू sin² ओमेगा टी के लिए, ठीक है, और वही हम निकाल रहे हैं। तो इसको तो हमने छोड़ दिया, इसकी वैल्यू तो हाफ आएगी, इसकी कितनी आती है वो चेक करनी है, ठीक है, तो वो चेक किया हमने, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब cos 2 ओमेगा टी को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना आएगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2 ओमेगा टी आएगा, ठीक, अपॉन में आएगा इसके 2 ओमेगा, और इसको आप लिमिट्स रख देंगे 0 to t, और डिनोमिनेटर में ये जो t आ रहा है ना, इसको मैंने लिखा है ऐसे 1/t। cos 2 ओमेगा t, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है, sin 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2 ओमेगा t cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, ठीक, और यहाँ जो ये t है उसको मैंने बाहर लिख दिया 1/t, ठीक है। तो अब ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, cos 2 ओमेगा t की एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू सॉल्व करो, देखो 1/t तो ठीक है, अब लिमिट्स पुट करते हैं, sin 2 ओमेगा t की जगह हमें रखनी है अपर लिमिट कैपिटल T डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा है, इस ओमेगा में कोई टाइम नहीं है इसलिए मैं इस 2 ओमेगा को भी यहाँ बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है, 1/2 ओमेगा इंटू टी, ठीक, अंदर रह गया sin 2 ओमेगा t माइनस 0 पुट करें तो sin 0, यह आएगा sin 2 ओमेगा t माइनस sin 0, t की जगह 0 रखोगे तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। sin 0 क्या होता है, 0, sin ओमेगा t ये कितना है, तो इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 ओमेगा t इंटू sin 2 ओमेगा t की वैल्यू निकालें तो देखो ओमेगा क्या होता है, 2π/t होता है, कितना होता है, 2π/t, ठीक है। तो sin 2 इंटू 2π/t ओमेगा की वैल्यू रखी इंटू t, इस t से t कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया 4π भी क्या होता है 0, cos 4π भी क्या होगा 2π 0 है तो 4π भी 0, इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू कुछ कैसे आएगी, ये वैल्यू ओमेगा की वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी sin 4π माइनस sin 0, और हमें पता है कि sin 4π की भी वैल्यू 0 होती है और sin 0 की भी वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, ये पूरी क्वांटिटी 0, दैट मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ cos 2 ओमेगा t विल बी इक्वल टू 0। cos 2 ओमेगा t की एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब cos 2 ओमेगा t की वैल्यू तो 0 हो गई, इसका मतलब इस पूरे पार्ट की वैल्यू हो गई 0, कितनी हो गई 0, बचा क्या एवरेज वैल्यू ऑफ 1 और इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हाफ, दैट मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ, यहाँ लिख रही हूँ एवरेज वैल्यू ऑफ sin² ओमेगा t विल बी 1/2। क्लियर, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू हमने रखी और यहाँ से ये वैल्यू हमने कहाँ रखी sin² ओमेगा t में, तो वो अपने आप ही कितना आ गया im²/2 इंटू r, ठीक, और जहाँ से हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के फॉर्म में उसको रखना चाहा और उसको हमने क्या लिखा im/√2 इज इक्वल टू i
RMS। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा।